नमस्कार दोस्तों। आज की इस कक्षा के अंदर अपन विज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री जो है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं और आपके एग्जाम की दृष्टि से इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन डेफिनेट पूछा जाता है। सहायक सामग्रियों के अलग-अलग जो प्रकार हैं उनके बारे में या फिर इससे संबंधित जो भी परिभाषा है उसके संदर्भ में आपको क्वेश्चन इस एग्जाम की दृष्टि से काफी बार पूछा भी गया है और एक क्वेश्चन अमूमन इसमें से पूछा जाता है जो चाहे तो किसी भी सहायक सामग्री का जो उपकरण होता है उसकी परिभाषा से संबंधित पूछा जाए या फिर उसका जो प्रकार होता है वो कौन से वर्ग में सम्मिलित होता है उसके आधार पर क्वेश्चन इस एग्जाम में पुटअप होता है। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री कहते किसे हैं। यानी एक शिक्षक जो होता है वो अगर अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुत कर रहा है तो उसमें अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाने के लिए, अर्थगम्य या फिर बोधगम्य बनाने के लिए जिस सामग्री का उपयोग करता है, जिन उपकरणों का उपयोग करता है, वही उपकरण या वो सामग्री जो होती है वो क्या कहलाती है? शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि अपनी विषय वस्तु को रोचक, अर्थगम्य या बोधगम्य बनाने के लिए, अधिगम प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए एक शिक्षक के द्वारा जो जो प्रणाली या जो उपकरण काम में लिए जाते हैं उन प्रयुक्त प्रणाली या उपकरणों को ही क्या कहा जाता है? शिक्षण सहायक सामग्री कहा जाता है। जिसकी एक परिभाषा जो है प्रॉपर डेफिनेशन वो अपन इस प्रकार से लेते हैं जिसके अंदर देखिए यहां पर अपन बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में? शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में। शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है उसके बारे में अपन परिभाषा लिखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक शिक्षक जो होता है वो अपनी विषय वस्तु को रोचक बनाने के लिए क्या करता है सामान्य तौर के ऊपर, तो अपन ये कह सकते हैं कि जिन भी उपकरणों का उपयोग करता है वही शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि एक शिक्षक द्वारा विषय वस्तु को एक शिक्षक द्वारा विषय वस्तु को सरल व रोचक बनाने के लिए विषय वस्तु को सरल व रोचक बनाने के लिए सरल व रोचक बनाने के लिए और अपन यहां पर सरल व रोचक बनाने के लिए कह सकते हैं या फिर अपन ये कह सकते हैं कि विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए एक विशेष प्रकार की वस्तु का उपयोग करता है। रोचक बनाने के लिए एक विशेष प्रकार की वस्तु का क्या करता है? उपयोग करता है। एक विशेष प्रकार की वस्तु का उपयोग करता है जिससे अधिगम प्रक्रिया क्या हो जाएगी? रोचक, और विषय वस्तु जो होती है वो क्या बन जाती है? आपकी बोधगम्य हो जाती है। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रोचक व बोधगम्य बन जाती है। तो इस प्रकार से यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अपन बात कर रहे हैं बोधगम्य बन जाती है। तो अपन बात कर रहे थे किसके बारे में कि शिक्षण सहायक सामग्री जो होती है वो क्या होती है कि एक शिक्षक जो होता है जो अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुत करते समय जिस भी एक ऐसी विशेष प्रकार की वस्तु का उपयोग करता है जिसके कारण से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो होती है वो सामान्य तौर के ऊपर क्या बन जाती है? रोचक और बोधगम्य बन जाती है। उसे ही क्या कहा जाता है? शिक्षण सहायक सामग्री कहा जाता है। और यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री के मुख्यतः प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो जैसा आपको विदित है कि एक महान शिक्षा शास्त्री हुए थे हेत सिंह वाघेला नामक
शिक्षा शास्त्री ने शिक्षण सहायक सामग्री जो होती है उसको मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया था। पहला भाग जो बनाया था वो तो लिया था निर्माण के आधार पर, और दूसरा पार्ट जो बनाया है वो किसके आधार पर बनाया गया है? प्रकृति के आधार पर। जो निर्माण के आधार पर जो शिक्षण सहायक सामग्री बनाई गई है उसको भी दो प्रकार में बांटा गया है। एक तो बनाया गया है क्या? कठोर उपागम, और एक होता है आपका मृदुल उपागम। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि हेतसिंह वाघेला ने किस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया था। तो यहां पर आगे अपन नेक्स्ट पॉइंट जो लिख रहे हैं वो क्या लिख सकते हैं? प्रकार जो होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अपन या फिर ये कह सकते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार, शिक्षक सहायक सामग्री के प्रकार। और यहां पर इसके प्रकारों का जो उल्लेख किया गया है वो किसके द्वारा किया गया था? तो अपन ये कह सकते हैं कि हेतसिंह वाघेला के अनुसार। किसके अनुसार? हेतसिंह वाघेला के अनुसार हेतसिंह वाघेला के अनुसार सहायक सामग्री को, या अपन ये कह सकते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो अपन कह सकते हैं मुख्यतः दो प्रकार की मानी जाती है, या दो प्रकार की होती है। चलिए आगे अपन बात करते हैं कि हेतसिंह वाघेला के अनुसार शिक्षण सहायक सामग्री जो होती है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है, जिसके अंदर एक जो प्रकार आता है वो तो आपका कौन सा प्रकार रहेगा? तो उसके लिए अपन पहला जो कह सकते हैं वो तो होता है एक तो कौन सा? प्रकृति के आधार पर, और एक होता है निर्माण के आधार पर। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं किसके आधार पर? निर्माण के आधार पर। और यहां पर ध्यान दीजिएगा कि निर्माण के आधार पर दूसरा जो प्रकार लिया गया है वो किस प्रकार पर लिया गया है? तो अपन कह सकते हैं प्रकृति के आधार पर। तो इस प्रकार से शिक्षण सहायक सामग्री को हेतसिंह वाघेला नामक शिक्षा शास्त्री ने मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया था, निर्माण के आधार पर, और दूसरा किसके आधार पर लिया था? प्रकृति के आधार पर। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर अपन सबसे पहला पॉइंट ये लिखें कि निर्माण के आधार पर अगर देखा जाए तो अपन ये कह सकते हैं दो प्रकार की होती हैं। निर्माण के आधार पर प्रमुख प्रकार जो होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं? तो उसके लिए अपना सबसे पहले प्रकार जो आएगा निर्माण के आधार पर दो प्रकार, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और जिसके अंदर भी आपका पहला जो प्रकार आएगा वो तो प्रकार कौन सा आएगा? तो उसके लिए अपन ये कह सकते हैं कि ये दो प्रकार की होती हैं। प्रमुख जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार माने गए हैं? तो अपन कह सकते हैं कि दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है आपका कौन सा? तो उसके लिए तो अपन कह सकते हैं एक तो होता है कठोर उपागम। एक तो क्या होता है? कठोर उपागम कह सकते हैं अपन। और दूसरा जो आता है वो आएगा मृदु उपागम। एक तो होता है कठोर उपागम और दूसरा जो आएगा वो क्या आएगा? मृदुल उपागम जो होता है वो क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, कठोर उपागम और मृदुल उपागम के बारे में अपन यहाँ चर्चा करने वाले हैं। कठोर उपागम जो होता है वो तो ये होता है कि ऐसी सहायक सामग्री जिसको निर्माण करने में किसी न किसी विशेष प्रकार की तकनीकी की आवश्यकता होती है। सामान्य तौर के ऊपर एक शिक्षक उसका निर्माण नहीं कर सकता, मशीनरी की सहायता से जिसका निर्माण होता है वो तो कठोर उपागम कहलाता है। और एक ऐसी सहायक सामग्री होती है जिसका निर्माण शिक्षक स्वयं अपने स्तर पर भी कर सकता है, वो कहलाता है आपका मृदुल उपागम। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं कठोर उपागम की। तो ध्यान देना, यहाँ पर कठोर उपागम के लिए अपन लिखने वाले हैं और वो अपना पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? तो अपन ये कह सकते हैं कि ऐसी सहायक सामग्री, ऐसी सहायक सामग्री जिसके निर्माण में, ऐसी सहायक सामग्री जिसके निर्माण में विशेष तकनीकी की आवश्यकता होती है, विशेष तकनीकी की
आवश्यकता होती है, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि शिक्षक अपने स्तर के ऊपर जिसका निर्माण नहीं कर सकता है, वो सहायक सामग्री कठोर उपागम में सम्मिलित होती है। जबकि यहां पर अगर अपन देखना चाहेंगे कि जो मृदुल उपागम होता है वो क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए अपन यहां पर कह सकते हैं कि इस प्रकार की सहायक सामग्री का निर्माण, इस प्रकार की सहायक सामग्री का निर्माण किसके द्वारा किया जा सकता है? निर्माण एक शिक्षक अपने स्तर पर स्वयं आसानी से कर सकता है। यानी कि जब शिक्षक स्वयं अपने स्तर के ऊपर अगर कोई शिक्षण सहायक सामग्री को अगर निर्मित कर सकता है, वो तो कहलाएगा मृदुल उपागम। और अगर जिसमें किसी विशेष प्रकार की तकनीकी की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाएगा? आपका कठोर उपागम। देखिए यहां पर आगे अपन लेते हैं इसके प्रमुख एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। उन एग्जाम्पल्स के बारे में अगर अपन यहां पर चर्चा करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर अपन यहां पर ये कहें कि एक तो होता है आपका टीवी, एक होता है यहां पर अपन कहें कि प्रोजेक्टर, ठीक है, टीवी हुआ, प्रोजेक्टर हुआ, या फिर अपन कह सकते हैं OHP शीट हुई, ओवरहेड प्रोजेक्टर हुआ। इनके बारे में आगे अपन चर्चा करेंगे डिटेल से। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि आपका रेडियो हुआ, क्योंकि इनको निर्मित नहीं कर सकता रेडियो। या फिर अपन ये कहें कि यहाँ एक होता है आपका ट्रांजिस्टर, तो नेक्स्ट आएगा क्या? ट्रांजिस्टर, टीवी, प्रोजेक्टर, OHP, रेडियो, ट्रांजिस्टर, या फिर अपन कह सकते हैं कंप्यूटर, प्रयोगशाला उपकरण, कंप्यूटर, प्रयोगशाला उपकरण। ये जो सारा जो एग्जाम्पल लिखा गया है, प्रयोगशाला उपकरण, ये सभी एग्जाम्पल जितने भी हैं, वो सभी एग्जाम्पल जो हैं वो आपके कठोर उपागम से संबंधित हैं। यानी यहां पर आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जो आपके सामने एग्जाम्पल आता है, क्या एक शिक्षक उनको आसानी से बना सकता है, या किसी विशेष प्रकार की कोई तकनीकी की आवश्यकता पड़ती है, वो कहलाता है आपका कौन सा? कठोर उपागम। मृदुल उपागम के अंतर्गत अपन ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि इसका एग्जाम्पल जो आएगा वो क्या क्या होगा। एक टीचर जो होता है वो आसानी से ब्लैक बोर्ड का निर्माण कर सकता है। टीचर जो होता है वो अपने स्तर के ऊपर चार्ट का निर्माण कर सकता है। टीचर अपने स्तर के ऊपर एक मॉडल का निर्माण कर सकता है। या फिर अपन ये कहें कि टीचर जो होता है वो अपने स्तर के ऊपर मानचित्र है, या ग्राफ है, या कोई भी सारणी है, इनको निर्माण कर सकता है। मानचित्र हुआ, या फिर अपन कहें कोई भी ग्राफ हुई, या फिर कोई भी सारणी हुई, इन सभी का निर्माण शिक्षक अपने स्वयं के स्तर के ऊपर कर सकता है। यहां पर ध्यान देना, ग्लोब जो होता है वो भी इसी में सम्मिलित होता है। कई बार स्टूडेंट क्या सोचता है कि ग्लोब तो बना ही नहीं सकते। भाई अपन यहाँ पर इसको एक कागज और एक किसी भी एक अस्थायी तौर के ऊपर अपन बना सकते हैं उसको। तो वो जो सारा अपन उपकरण पढ़ रहे हैं, ये दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है कठोर उपागम और एक होता है आपका कौन सा? मृदुल उपागम। चलिए अगला दूसरा जो प्रकार लेने वाले हैं अपन, वो प्रकार क्या होगा? तो उसके लिए अपन कह रहे हैं क्या कि प्रकृति के आधार पर जो प्रकार हैं, हेप्सिंग बागेला ने दो भागों में बांटा था शिक्षण सहायक सामग्री को। दूसरा जो प्रकार है प्रकृति के आधार पर शिक्षण सामग्री के, या फिर अपन ये कह सकते हैं शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार, शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार। ठीक है, तो यहां पर अपन नेक्स्ट जो ले रहे हैं वो लेते हैं प्रकृति के आधार पर। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर
इसके आधार पर, प्रकृति के आधार पर इसको मुख्यतया 3 भागों में डिवाइड किया गया है। और वो 3 प्रकार, सबसे पहला प्रकार जो आता है उसके अंदर वो तो क्या रहेगा कि यहां पर अपन कह सकते हैं, एक तो होता है आपका कौन सा, केवल दृश्य सहायक सामग्री। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं इसकी प्रॉपर पूरी डेफिनेशन लिखूंगा नहीं, क्योंकि सभी को पता है कि जैसा नाम है उसी के अनुसार इसका यूज होगा। दृश्य का मतलब कि ऐसी सहायक सामग्री जिसके द्वारा केवल देखने से ही अधिगम क्रिया हो सकती है। यानी यहां पर अपन कह सकते हैं कि केवल दृश्य माध्यम से अधिगम होता है। किसके माध्यम से? केवल दृश्य माध्यम से अधिगम होता है। वो सहायक सामग्री जो होती है वो कौन सी कहलाती है? आपकी दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। और यहां पर ध्यान दीजिएगा कि इसके मुख्य प्रमुख एग्जाम्पल जो होते हैं वो एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, बताइए। यहां पर केवल दृश्य सहायक सामग्री अगर देखी जाती है तो उसके अंदर कौन कौन से आते हैं? तो यहां अपन ये कह सकते हैं कि एक तो होता है ब्लैक बोर्ड जो होता है वो आपका केवल और केवल क्या आता है? दृश्य के लिए आता है। यहां अपन कह सकते हैं पुस्तक जो होती है वो भी दृश्य में सम्मिलित होती है। एक आता है आपका पॉइंटर जो होता है वो भी किसके अंतर्गत सम्मिलित होता है? तो अपन कह सकते हैं दृश्य के अंतर्गत ही सम्मिलित होता है। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि आपका फ्लैनल बोर्ड है, या फिर अपन कह सकते हैं एपिडायोस्कोप है। फ्लैनल बोर्ड, ये कहता है आपका एपिडाइस्कोप फ्लैनल बोर्ड, और एक आएगा क्या? एपिडाइस्कोप जो होता है वो यहाँ पर आता है। अब इनके बारे में अपन चर्चा भी करेंगे कुछ, जैसे मान लीजिए एक आता है आपके मानचित्र जो होता है वो भी केवल मात्र क्या होता है? दृश्य वाला भाग ही माना जाता है। या फिर अपन ये कहें कि जो प्रोजेक्टर होता है वो भी एक मात्र क्या होता है? दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत ही सम्मिलित किया जाता है। चलिए अब यहां पर अपन बात करते हैं कि सामान्य तौर के ऊपर एक तो एपिडाइस्कोप क्या होता है, फ्लैनल बोर्ड क्या होता है, इनके बारे में यहां पर मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं वो समस्त एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जिनको केवल और केवल देख करके ही अधिगम क्रिया की जा सकती है। यहां पर कुछ विशेष पॉइंट्स हैं उनके बारे में अपन कुछ डिटेल से लिखना चाहेंगे यहां पर, जिसके अंदर एक तो आता है आपका कौन सा? फ्लैनल बोर्ड जो होता है वो क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, फ्लैनल बोर्ड जो होता है वो एक ऐसा बोर्ड होता है जिसमें चारों तरफ लकड़ी की जो फ्रेम होती है या लकड़ी के चौगट पर एक रस कस करके लगा हुआ ऊन या फिर क्या कह सकते हैं सूत का कपड़ा होता है। यानी अपन ये कह सकते हैं चारों तरफ लकड़ी की, चारों तरफ लकड़ी की चौखट पर ऊन या सूती कपड़ा तना हुआ रहता है, उसे अपन फ्लैनल बोर्ड कहते हैं। और सामान्यतया फ्लैनल बोर्ड के द्वारा किसी भी एक पर्टिकुलर अलग अलग भागों को प्रदर्शित करना है तो अपन उसके द्वारा इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। एक आता है आपका नेक्स्ट जो आएगा क्या? एक होता है एपिडाइस्कोप जिसको अपन चित्र विस्तारक यंत्र भी कहते हैं। एक आएगा आपका कौन सा? एपिडाइस्कोप जो होता है वो क्या होता है? एपिडाइस्कोप जिसको अपन क्या कह सकते हैं, या फिर अपन उसको कह सकते हैं चित्र विस्तारक यंत्र भी उसको कहा जा सकता है। एपिडाइस्कोप या चित्र विस्तारक यंत्र भी अपन उसको कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एपिडाइस्कोप या चित्र विस्तारक यंत्र क्या होता है? अपन ये कह सकते हैं कि कोई भी आकृति है, कोई भी आंकड़े हैं या चित्र हैं, इनको बड़े रूप में दिखाना होता है तो वहां पर, या किसी भी आकृति को बड़े रूप में दिखाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एपिडाइस्कोप का प्रयोग किया जाता है। और यहां पर इसी को मैजिक लालटेन भी कहा जाता है। क्या कह सकते हैं इसको अपन? मैजिक लालटेन के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान देना, इसका भी मैजिक लालटेन जो होता है वो आपका एपिडाइस्कोप होता है। और इसका कार्य क्या होता है कि किसी भी चित्र को
किसी भी चित्र को बड़े रूप में दिखाने में प्रयुक्त यंत्र जो होता है वो सामान्यतः क्या होता है आपका एपिडाइस्कोप, मैजिक लालटेन या फिर चित्र विस्तारक यंत्र भी अपन इसको कह सकते हैं। चलिए एक और आता है जिसके बारे में अपन बात करने वाले हैं और वो होता है आपका कौन सा एपीस्कोप जो होता है वो क्या होता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक और अपन लिख सकते हैं यहां पर एपीस्कोप जो होता है वो क्या होता है। देखिए एपीस्कोप जो होता है वो सामान्यतया एक ऐसा यंत्र होता है जिसके अंदर मुख्यतः ए बी सी डी ई इस प्रकार से पॉइंट से लगे हुए रहते हैं और उन पॉइंट्स के आधार पर ही अपन ये कह सकते हैं कि जो भी चित्र या लिखित जो पदार्थ हो, छोटे पदार्थ जो होते हैं उनको बिना किसी माध्यम से क्या किया जा सकता है, पर्दे पर प्रक्षेपित किया जा सकता है। तो यहां पर आगे अपन पॉइंट लेते हैं वो आएगा कौन सा आपका, उसके लिए है अपना एपीस्कोप जो होता है वो क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा एपीस्कोप के बारे में अपन क्या कह सकते हैं कि जब किसी भी वस्तु को या फिर किसी भी चित्र को बिगर किसी पर्दे की सहायता से या बिना किसी माध्यम के सीधे ही प्रक्षेपित किया जाता है। यानी यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि यह क्या होता है, यह अपारदर्शी प्रोजेक्टर होता है। क्या होता है, यह एक प्रकार का अपारदर्शी प्रोजेक्टर होता है। और ये जो अपारदर्शी प्रोजेक्टर जो होता है, यह अपारदर्शी क्या होता है, प्रोजेक्टर होता है। और इस अपारदर्शी प्रोजेक्टर के अंदर किसी भी चित्र जिसमें किसी चित्र या छोटे पदार्थ को बिना किसी माध्यम के प्रक्षेपित किया जाता है, प्रक्षेपित किया जा सकता है, वो कहलाता है आपका क्या, एपीस्कोप कहलाता है। एपिडाइस्कोप अलग होता है जिसमें किसी माध्यम की सहायता से बड़ा आकार दिखाना होता है, लेकिन यहाँ एपीस्कोप एक ऐसा अपारदर्शी प्रोजेक्टर होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये सामान्यतः कैसा प्रोजेक्टर होता है, अपारदर्शी प्रोजेक्टर होता है जिसमें बिना किसी माध्यम के किसी भी चित्र या लिखित वस्तु या छोटे पदार्थ को बिना किसी माध्यम की सहायता से एक बड़े पर्दे के ऊपर प्रक्षेपित किया जा सकता है, वो आपका क्या कहलाता है, सामान्य तौर के ऊपर एपीस्कोप कहलाता है। चलिए अगला दूसरा जो प्रकार आता है इसके अंतर्गत वो कौन सा प्रकार माना जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, दूसरी जो सहायक सामग्री मानी जाती है, एक तो थी दृश्य, अगली जो सहायक सामग्री आ रही है वो होती है कौन सी, श्रव्य सहायक सामग्री। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, श्रव्य सहायक सामग्री जो होती है वो सामान्यतः क्या होती है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि जिसके अंदर केवल ध्वनि के माध्यम ही, यानी कि यहां अपन ये कह सकते हैं जिसमें ध्वनि ही क्या होती है, अधिगम का माध्यम होता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अपन कह सकते हैं क्या कि जिसमें ध्वनि ही अधिगम का माध्यम, जिसमें ध्वनि ही अधिगम का माध्यम होता है वो विधि कहलाती है क्या, आपकी श्रव्य सहायक सामग्री कहलाती है। और श्रव्य सहायक सामग्री की अगर अपन बात करें तो एग्जाम्पल क्या आएगा इसके लिए, तो इसका एग्जाम्पल या उदाहरण जो अगर अपन लेने वाले हैं वो देखिए यहां पर क्या उदाहरण होगा इसका। तो सबसे पहले तो अपन ले सकते हैं क्या, एक तो आता है आपका रेडियो जो होता है वो इसी के अंतर्गत आता है, सब जानते हैं। एक आता है आपका ट्रांजिस्टर, तो रेडियो हुआ, एक आएगा आपका ट्रांजिस्टर, ये भी कौन से प्रकार का होता है, सर्वे प्रकार का होता है। टेप रिकॉर्ड हुआ, ग्रामोफोन हुआ, तो यहां कह सकते हैं क्या,
टेप रिकॉर्डर, और एक आता है आपका ग्रामोफोन, और ग्रामोफोन के साथ साथ अपन कह सकते हैं लिंगवा फोन जो होता है वो भी इसी के अंतर्गत सम्मिलित होता है। तो ग्रामोफोन और एक होता है लिंगवा फोन, ये जो होते हैं उपकरण वो सामान्यतया आपके किसमें सम्मिलित होते हैं, सर्वे प्रकार की जो सहायक सामग्री होती है उसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। लिंगवा फोन जो होता है वो एक ऐसा होता है जिसको अपन भाषाई उपकरण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको अपन? लिंगवा फोन जो होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का भाषाई उपकरण इसको माना जाता है। यानी कि बाईलैंग्वेज अगर आपको सीखना है तो इसके अंदर लैंग्वेज ऑपरेटर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगला तीसरा जो प्रकार आता है इसके अंतर्गत वो आता है आपका कौन सा, एक होता है सर्वे, एक होता है दृश्य, और तीसरा प्रकार जो आता है वो कौन सा होगा आपका, उसको अपन कह सकते हैं सर्वे दृश्य सहायक सामग्री जो होती है उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सर्वे दृश्य सहायक सामग्री का मतलब कि ऐसी सहायक सामग्री जिसमें अधिगम की जो क्रिया होती है वो सुनने के माध्यम से भी होती है और देखने के माध्यम से, दोनों के द्वारा वह सहायक सामग्री जिसमें अपन क्या कर सकते हैं, सुनाई भी देता है और क्या होता है, दिखाई भी देता है, तो वो कहलाती है सर्वे दृश्य सहायक सामग्री। तो अपन कह सकते हैं कि ऐसी सहायक सामग्री, ऐसी सहायक सामग्री जो सर्वे व दृश्य दोनों प्रकार की होती हैं, दोनों प्रकार की होती हैं, वो सर्वे दृश्य सामग्री कहलाती, सहायक सामग्री कहलाती है। और अगर अपन यहां पर इसका एग्जाम्पल अगर लेने की कोशिश करें तो एग्जाम्पल क्या होता है, सबसे पहले तो आपका आता है क्या, टीवी जो होती है वो, टीवी के अंदर आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो। फिर एक आता है आपका क्या, कंप्यूटर जो होता है वो भी सर्वे और दृश्य दोनों के अंदर आता है। एक आएगा आपका चलचित्र जिसको अपन बोलते हैं, उसमें भी सामान्य तौर के ऊपर चित्र चलते रहते हैं, उनकी आवाज सुनाई देती है। या फिर अपन ये कह सकते हैं होलोग्राम जो होता है वो भी आपका सर्वे और दृश्य दोनों में सम्मिलित होता है। या फिर अपन ये कहें कि कोई भी नाटक है या फिर अपन कहें कोई भी रंगमंच है, ये सभी जो भाग होते हैं वो सामान्यतया किसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं, सर्वे और दृश्य सामग्री के अंतर्गत इनको सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन ने सहायक सामग्री जो थी उस टॉपिक को अपन ने क्लियर किया है। आपको एग्जाम्पल देख करके या फिर आपको कोई भी डेफिनेशन के बारे में पूछा जा सकता है जिसके अंदर अपन ने एपिस्कोप, एपिडायस्कोप या फिर अपना जो भी सर्वे दृश्य या सर्वदृश्य या फिर आपका कठोर उपागम और मृदु उपागम, इसके आधार पर अपन ने इस शिक्षण सहायक सामग्री को वर्गीकरण किया है और उसके बारे में अपन ने चर्चा की है। अब तक अपन ने यहाँ शिक्षण सहायक सामग्री को कंप्लीट किया है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।